हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एंड दैट टू इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के द्वारा। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड आज हम कर रहे हैं हमारे थर्ड चैप्टर के, क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के। मैं क्लास पहले बता दूं वरना कल को बोलोगे कि सर हमने तो कोई और क्लास समझ के एंट्री ले ली थी। क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये है इस चैप्टर का सेकेंड सेशन। मतलब इसके पहले एक सेशन आ चुका है जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, साथ ही साथ हमने कवर किया था ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब यदि हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का तो उनको ग्राफ की सहायता से ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ज्योग्राफिकली बोल रहा था, ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा है पिछले सेशन में। आज के सेशन में अपन उन इक्वेशंस का, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड्स। अब देखना यहाँ पे एक चीज जो लिखी है, एल्जेब्रिक मेथड्स, मतलब एक से ज्यादा मेथड है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले मेथड को आज कवर करेंगे जिसको यहाँ पे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ ही साथ उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 अपन यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने कौन सा किया था, ज्योमेट्रिकल मेथड किया था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सेशन है, बड़ी मेहनत से हमने आप तक वो पूरा नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश की है, तो देखिएगा ज़रूर। चलो शुरू करें भैया आज की कहानी, ज़्यादा लेट किए बना। तो भैया हमने प्रीवियस सेक्शन में, यानी पिछला जो हमारा सेशन था, पिछला जो हमारा पूरा टॉपिक था, उसमें हमने क्या पढ़ा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ ग्राफिकली। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो ज्योग्राफिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली नहीं, मतलब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है ऑब्वियसली। ठीक है, द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन केसेस व्हेन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो मेथड है इसका जो कन्वीनियंस है वो थोड़ा लिमिटेड है। ये नॉट कन्वीनियंट हो जाता है कब, जब आपकी वैल्यूज थोड़ी सी नॉन इंटीग्रल आ रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स को ला पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। और मान लो अगर आपके कभी सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस पे कोई बंदिशें तो है नहीं कि कैसे आ सकते हैं, तो अगर इस टाइप के विचित्र सॉल्यूशन आ रहे हैं तो फिर ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट कर पाना और इनके हिसाब से अपना ग्राफ बना पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि आप कुछ मिस्टेक्स कर दें। खैर, मिस्टेक करने से हम डरते नहीं है, लेकिन हम जब कोई समस्या सॉल्व कर रहे हैं तो अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो प्रोबेबली हमारी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी, है कि नहीं। और भैया मेहनत खराब होगी तो फिर दिक्कत होता है, थोड़ा सा दर्द होता है दिल में। इसीलिए उस दर्द दिल को कम करने के लिए हमने और मेथड इन्वॉल्व किए हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को जो दो वेरिएबल में है उनको सॉल्व करने की चेष्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम अल्टरनेटिव्स मेथड के रूप में देखते हैं, यानी अगर ग्राफिकल मेथड नहीं करना है तो फिर कौन सा मेथड हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल एल्जेब्रिक मेथड्स, बहुत सारे एल्जेब्रिक मेथड्स हैं जिसमें से हम धीरे धीरे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में मूलतः दो ही हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, और आज अपन पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एकदम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, यहाँ देखो नाम है इसका भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, ये आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पेशली टीम स्पोर्ट्स, तो आपने बहुत सुना होगा, खासकर फुटबॉल में और जैसे गेम्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे अगर मैं आपको लिटरल सेंस में समझाऊं इन द टर्म्स ऑफ गेमिंग लैंग्वेज, तो किसी एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे भेज दिया जाता है उसी पोजीशन पे या किसी दूसरी पोजीशन पे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम। तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को भेज दिया अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो अगर कभी गेम फंसा हुआ है, आपको कोई अटैकिंग, वो फुटबॉल में अटैकिंग प्लेयर चाहिए, तो आपने किसी एक डिफेंडर को हटा के गोल करने में सक्षम व्यक्ति को भेज दिया कि जाओ फतेह करो। कुछ इस प्रकार का सेटअप, जहां पे आप क्या करते हैं, एक की जगह दूसरे को ले आते हैं।
अब यहाँ पे देखो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, जहाँ पे दो इक्वेशन आपको दी हैं। पहली है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरी है x प्लस 2y इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है ना और दो वेरिएबल। अब एक बात समझना, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया था 6-7 में, है ना। तो जब हम इक्वेशंस को 6-7 में सॉल्व कर पा रहे थे तो अभी सॉल्व करने में दिक्कत क्या है, फर्क क्या है? सर फर्क बहुत सिंपल सा है कि जब हम 6-7 में इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था, मतलब हमने 8 तक भी जब तक किया है तो एक ही वेरिएबल था, उसको हम सॉल्व करते थे, है ना। जैसे मान लो अगर कभी इक्वेशन होती है 2x प्लस 7 इक्वल टू -3, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हम 6-7 में ही सीख गए थे और बहुत ही अच्छी निपुणता के साथ हम इसको सॉल्व करते थे। पर अभी दिक्कत क्यों आ रही है ये 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करने में? क्योंकि यहाँ पे सर दो वेरिएबल हैं। अगर एक वेरिएबल होता, भले ही दोनों तरफ होता, तो हम सॉल्व करने में इतना दिक्कत नहीं आती हमें। अगर उसकी अलग अलग पावर भी होती, मतलब कहीं x² होता, कहीं x होता, तो भी दिक्कत नहीं आती, वो भी हमने 9th में किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं इसलिए हमारी कठिनाई थोड़ी सी बढ़ गई है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या बोलता है? वो कहता है कि भैया आपको दो वेरिएबल को क्या करना है, दो वेरिएबल से सब्स्टिट्यूशन करके किसी तरीके से आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल पे आ जाना है। ये आपका मूल मंत्र है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर दो कि आपके दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल आ जाए। जैसे यहाँ पे x और y दोनों है, उनकी जगह पे केवल x हो जाए या केवल y हो जाए, फिर सॉल्व कर दो तो आपका एटलीस्ट एक आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। तो अब इसमें हमारी अप्रोच क्या रहती है, जरा वो हम देख लेते हैं। तो अप्रोच कुछ इस प्रकार रहती है कि आप जैसे आप कोई दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 पिक कर ली है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मैंने पिक किया और यहां से मैंने कोशिश करी x की वैल्यू पता करने की इन टर्म्स ऑफ y। मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू पता करी इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि मेरे पास दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है ना। यूं तो मैं इस इक्वेशन के 50 सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कितने? 50 सॉल्यूशन तो मैं निकाल सकता हूं ऐसे ही, मतलब ऐसे निकालने को तो मैं इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, पर एक कहने वाली बात है कि मैं 50 सॉल्यूशन निकाल दूं इसके। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी तो हम उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोलेंगे ना। इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़ी चाहिए मुझे तो इस प्रॉब्लम का, जहां पे मेरे पास एक पेयर है इक्वेशंस का, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने x को या y को, जो भी वेरिएबल आपको ठीक लगे, जिसको भी आप इजीली कर पा रहे हैं, उसको दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा और ये मेरा मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ऐसा किताबों में कहीं लिखा नहीं होता है, पर आप यूं कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हर इक्वेशन का अलग अलग होगा। तो आपने लिखा x इक्वल टू 3 माइनस 2y, किसी एक को ही करना है अपन को इस फॉर्म में कन्वर्ट, जहां से हम किसी एक वेरिएबल को पूरा अकेला कर दे रहे हैं और बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर दे रहे हैं, ताकि हमें उस वेरिएबल की एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला ना लिख के कुछ लोग इसको क्या लिखेंगे, कुछ लोग इसको लिख देंगे भैया सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें मिला भैया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। सेकेंड इक्वेशन को मैंने इस तरीके से मोल्ड किया कि वो एक तरफ पूरा एक वेरिएबल आ गया, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ हो गई। उससे हुआ क्या, उससे मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें मुझे x को सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिल गया। अब देखो, अगर मैं आपको गेमिंग की लैंग्वेज में बताऊं, स्पोर्ट्स की भाषा में, तो अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे मेरी ही टीम से करना पड़ेगा ना, किसी को, मतलब जो बेंच पे बैठे हैं उन्हीं में से। ऐसा तो है नहीं कि मैं बाहर गया, ग्राउंड के बाहर कोई लड़का घूम रहा था, उसको पकड़ के ले आया कि आजा तू हमारी टीम से खेल लेना, ऐसा नहीं कर सकते आप। इंटरनेशनल गेम, अगर आप कोई लोकल गेम भी खेल रहे हैं तो आप अपनी टीम जो अनाउंस करते हैं उन्हीं में से किसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसीलिए हमने वहां पे दूसरी वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, ताकि उसको मैं हमारी पहली वाली इक्वेशन में क्या कर सकूं, x की जगह सब्स्टिट्यूट। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो जो इक्वेशन मुझे मिली थी वो थी 7x, ठीक है, माइनस 15y इज इक्वल टू 2।
मैंने क्या किया, मैंने x को उसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैंने रैंडमली कोई वैल्यू नहीं ली है, जो x की वैल्यू मुझे मेरी सेकेंड इक्वेशन में से मिली थी वही मैंने यहाँ पे रखी है। फिर मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, ब्रैकेट को ओपन किया, तो व्हाट डू आई सी नाउ कि मेरी वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल थे अब एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज y, है ना। तो अब मुझे चिंता करने की थोड़ी वो है, क्या कहते हैं उसको, चिंता करने की जरूरत थोड़ी सी नहीं है। काहे भैया, काहे सर, एक वेरिएबल में अगर हो तो हम तो फिर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा चीज़ों को इधर उधर किया, जैसे एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल्स को साथ में हमने जोड़ दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 21 को वहां भेजा तो वो हो गया 2 - 21, 2 - 21 अगर आप करोगे तो -19 मिलेगा हमको, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 19/29, क्योंकि माइनस माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ 29 के पास माइनस साइन था, वहां 19 के पास माइनस साइन था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये अभी हमारी पूरी समस्या नहीं सुलझी है, अभी सिर्फ हमें y की वैल्यू मिली है, अभी हमें और आगे बढ़ना है, x की वैल्यू भी पता करनी है, तभी हमारा काम पूर्ण होगा। अभी हमने इनकम्प्लीट टास्क किया है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले ही बता दिया था कि भैया, सॉरी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले ही बता दिया था कि x = 3 - 2y है। तो बस जब हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू हमें मिली है उसको रख देंगे। इस तरीके से हमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो 19/29 ये हमने x y की जगह पे y की वैल्यू जो हमें इक्वेशन सॉल्व करके मिली है वो रखी, और वही क्यों रखी, क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस के सॉल्विंग से निकली हुई, तो वो उन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब उन दोनों ने चेक करके जांच पड़ताल करके कि हाँ भैया ये दोनों में सेट हो रहा है, वही वैल्यू दी है, इसीलिए उसी को रखा हमने, और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली 49/29 एंड 19/29। ठीक है, अब अगर यही चीज हम ग्राफ से करने जाते, ग्राफिकली करने जाते, तो प्रोबेबली बहुत समस्याओं का, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। मतलब 49/29 कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग नहीं, 2 पॉइंट समथिंग नहीं, 1 पॉइंट समथिंग होगा। 19/29 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऐसे पॉइंट मिलने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसीलिए आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या एग्जाम में लिखा होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है? आज तक तो सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया है। यूजुअली अगर उनको ग्राफिकली करवाना होता है तो वो पहले से बता देते हैं, मतलब उसमें लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस में कहीं नहीं लिखा होता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहेंगे अपनी ही, मतलब अपनी उसके शांति के लिए कि हमने सही किया है कि नहीं किया, मन की आपकी सारी जो वो है, क्या कहते हो आप उनको, चिंताएं हैं, उनको खत्म करने के लिए, तो आप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो? एग्जाम में करना पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन ये सिर्फ अभी लर्निंग पार्ट में आपको अगर देखना हो कभी, तो आपको जो x और y की वैल्यू मिली है, ठीक है, उनको आप क्या करो, उनको आप दोनों इक्वेशंस में रख के देखो क्या आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि हाँ, तो मतलब आपने काम सही किया है, आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से अपन स्टेप वाइज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इजीली हमें चीज़ें याद हो जाएं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करनी है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है से y, जैसे यहाँ पे हमने x की निकाली थी, कभी आप y की भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अब y की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो x के टर्म्स में आएगी, है ना, फ्रॉम ईदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा सेकंड इक्वेशन से ही निकालनी है ना, पहली और दूसरी वाली में से जो आपको अच्छी लगे उनमें से आप यूज कर सकते हैं किसी एक को और अपनी वैल्यू पता लगा सकते हैं। देखो, गणित में आपको खाली थोड़ा सा डायरेक्शन दिया जाता है कि चीजों को करना कैसे है। किसी भी चीज को करने के बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि ऐसा ही करना है। तो आपको डायरेक्शन दे दिया भैया कि किसी एक वेरिएबल की किसी दूसरे वेरिएबल में वैल्यू पता कर लो। अब चाहे पहली इक्वेशन की करनी है या दूसरे से करनी है वो आपकी इच्छा, एक्स की करनी है या वाई की करनी है वो आपकी इच्छा। इन दी एंड आपका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, जो अप्रोच है वो करेक्ट होना चाहिए। उसमें अगर गलती नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना भैया?
चलिए सेकंड स्टेप में क्या होगा भैया, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, क्योंकि उन्होंने y लेके चले हैं तो इसको आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, यानी जो दूसरी इक्वेशन है जिसको अब तक यूज नहीं किया है ना, दोनों में से एक को यूज कर लिया आपने, दूसरे को नहीं यूज किया, तो आपका जो क्या होगा, आपका वो इक्वेशन आपकी हो जाएगी वन वेरिएबल में। ठीक, इसमें ओरिजिनली चैप्टर का नाम ही है टू वेरिएबल, तो वो ओरिजिनली टू में थी, अब वो वन वेरिएबल में आ जाएगी, फिर उसको आप सॉल्व करोगे और अपना आंसर बता दोगे। ठीक है, इन एग्जाम्पल 9 एंड 10 बिलो जो भी अपन करने वाले हैं, यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विथ नो वेरिएबल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट का कोई वेरिएबल आया नहीं, मतलब एक्स और वाई दोनों ही गायब हो गए, तो उस केस में आप क्या कहोगे, उस केस में आप कहोगे कि भैया या तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशंस हैं। तो वो अपन अभी आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब अपन को समझ में आएगा। ठीक है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू कैन कंक्लूड दैट द पैरेलल इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशंस। तो कभी मेनी सॉल्यूशंस वाला आएगा, कभी आएगा भैया नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, इनकंसिस्टेंट वाला, क्योंकि वो हमने देखा हुआ है। चलिए स्टेप नंबर 3 क्या होता है भैया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई ऑब्टेन्ड, जो भी आपको वैल्यू मिली है उसको दूसरी इक्वेशन में रख के, जो हमारी पहली वाली थी जिसमें हमने एक की वैल्यू निकाली थी सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसमें रख के दोनों वेरिएबल के आंसर्स हमें पता करने होंगे। ठीक है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन। इसलिए इसको क्या करते हो आप, नाम इसका कैसे पड़ा भैया, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको अगर हम अंग्रेजी में डिफाइन करें तो वो सब्स्टिट्यूट करना ही हुआ ना, एक की जगह दूसरे को लेके आना। ठीक है, तो इसीलिए नाम मेथड का वही पड़ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपने डॉटर को क्या बोल रहे हैं कि 7 years अगो। अब यहां पे आपको क्या करनी है, यहां पे आपको क्लासिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, मतलब आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद फिर इक्वेशन बनानी है। तो आफ्ताब ने अपनी बिटिया से बोला, डॉटर से बोला कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. अब आपको isn't this interesting, अब ये तो आफ्ताब के लिए इंटरेस्टिंग है कि वो ऐसी बातें बोल रहा है, हमारे लिए तो ये डराविंग है। वाई, बिकॉज हमें यहाँ पे ये सॉल्व करके देना है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्फाबेटिकली नहीं एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए निकालना आपको क्या है, आपको निकालनी है उनकी प्रेजेंटेज, राइट, ये आपका कार्य है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दोगे अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कि लेट प्रेजेंट एज। अब देखो एज में 2-3 चीजें होती हैं, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमेशा प्रेजेंट एज निकालने की बात करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, चलिए, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी वाई, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की एज अलग अलग होगी, इसलिए दोनों को 2 अलग अलग वेरिएबल असाइन करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये प्रेजेंट एज है आज की। ठीक है, अब इन्होंने पहला सेंटेंस क्या बोला, इन्होंने बोला 7 years अगो। अब आपकी जो भी एज हो, अभी 7 साल पहले आप छोटे थे, है ना, कितने छोटे थे सर, जितना पहले आप जा रहे हो उतने छोटे हम थे। तो अगर कोई बोलेगा 7 years अगो, तो भैया 7 years अगो दोनों की एज में से 7 years माइनस हो जाएंगे, तो x - 7 हो जाएगा आफ्ताब के लिए एंड y - 7 हो जाएगा उनकी बिटिया के लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, आई वॉज 7 times मतलब 7 गुना, 7 times, तो 7 into what, as old as you were then। तो आफ्ताब क्या थे, आई वॉज, आफ्ताब थे 7 times टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, as old as you were then। ये एक ही सेंटेंस पढ़ा मैंने और इसी पे अपनी इक्वेशन बनाने का पूरा प्रयत्न किया। सबसे पहले देखा मैंने, लिखा है 7 years अगो, तो -7 कर दिया दोनों की एज में से। उसके बाद दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, तो उन्होंने बोला कि आई वॉज, मैं था, किसके बराबर, 7 times, 7 times मतलब 7 इंटू करना है आपको, क्रॉस नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन है, एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आपकी जो भी एज थी तब उसका 7 गुना था मैं। ये पहली इक्वेशन।
अब उसके बाद वो कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी ए वाली इक्वेशन का काम खत्म हो गया, तो आप एक तरीके से इसको भूल जाओ। अब आप शुरू करो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे लिखा 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 साल आप जब आगे बढ़ोगे तो भैया आपकी उम्र तो रुकती नहीं है कि नहीं? हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी उम्र रुक जाती है और वो अपनी उम्र बढ़ाते नहीं है बर्थडे के साथ, हमेशा एक ही उम्र बताते रहते हैं, पर उनको छोड़ के बाकी सबकी सामान्यतः उम्र बढ़ती है। तो 3 years जब आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा x + 3, ठीक है। आई शैल बी 3 times as old as you will be। you will be मतलब ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी बिटिया, है ना। और 3 times मतलब फिर से क्या होगा आपका, 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये लिखा आपने 3 times किसका, बिटिया की उम्र का कौन हो जाएंगे, आफताब हो जाएंगे। वो ऑब्वियस सी बात है भैया, आफताब बड़े होंगे। कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगानी पड़ेगी जनरल वाला कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा इनको सिंप्लीफाई। तो x - 7 = 7y - 49। नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो x + 3 = 3y + 9। अब अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों का ऑर्डर चेंज करूं, -49 को यहाँ लेके आऊं तो वो हो जाएगा +49, या -7 को वहाँ ले जाऊं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये हो जाएगा x = 7y + 42, है ना, यही होगा ना, क्योंकि -7 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये +42 नहीं -42 होगा, सो सॉरी, ठीक है। सो दिस वुड बी -7y, चलिए भैया तो हम लिख रहे थे 7y - 42, बिकॉज 49 बड़ा है तो उसी का यहाँ पे साइन लगना चाहिए, -42। एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गई अपनी इक्वेशन फॉर्म, और x के टर्म्स में आ गए। जो दूसरे वाली इक्वेशन उसको अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगी x = 3y + 6, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको आता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी जो वैल्यू हमें मिली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सॉल्यूशन की ओर अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे मिलेगा, ये वर्ड प्रॉब्लम हम यहां से हटा देते हैं लिखना, चलिए। तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर मुझे मिलेगा 3y + 6 = 7y - 42। चलिए थोड़ा सा अपन इधर पे उधल पुथल मचाएंगे, 742 इस तरफ आएगा तो माइनस का प्लस, 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7y - 3y। चलिए 42 + 6 हो जाएगा 48, 7 में से 3 गया तो 4y, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 48 / 4 करने पे, विच इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो आपके y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 12 ईयर्स। और अगर y की वैल्यू 12 है तो मेरा एक काम ये बनता है कि मैं x की वैल्यू भी पता लगा दूं। एक बार यहाँ पे मैं पार्टीशन कर दूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 12 3 = 36, 36 + 6 हो जाएगा कितना, 42। तो आपका जो x आएगा उसको भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x = 42 ईयर्स। अब ये दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक बार करके देखो। 12y 7 12 जा कितना होगा सर, 7 2 = 14, 84, 84 - 42 करोगे तो x आएगा 42, मतलब वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट क्या था, वर्ड प्रॉब्लम को समझना और सही से इक्वेशंस का निर्माण करना, अन्यथा हम वहां पे गलत अगर कर देंगे तो फिर हमारा पूरा जो मेहनत है वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, इक्वेशन बनाने में गलती अगर होगी हमसे तो हमारे पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन जो प्रिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने दो इक्वेशन बनाई, इन्होंने एज s और t ले ली, हमने x और y ले ली, बात बराबर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये एज लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब इंसान क्या मान के चलता है, ये प्रेजेंट एज की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब अगर आपने 7 साल पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, वही हमने किया। और 7 टाइम्स बोला था तो इंटू 7, इक्वेशन सेम बनी, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग, ठीक है। दूसरे वाले में भी आपने किया, इक्वेशन सेम बनी लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग, सारे वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो दूसरी वाली इक्वेशन थी वहां से आपने s की वैल्यू ली, जैसे हमने x की ली थी, और उसको रख दिया पहली इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयत्न किया तो चीजें सॉल्व हुई और आपको आंसर मिला 12। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए।
अब हमें जो सवाल दिया गया है वो बोला था कि भैया शायद ग्राफिकली भी करना है, तो इसके आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। देखो लिखा है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अगर आप ग्राफिकली करना चाहेंगे तो एक मिनट में थोड़ा सा अपने आगे स्पेस यहाँ पे ले लेते हैं नया क्वेश्चन आने से पहले। तो जब आप ग्राफिकली करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आई थी सर? एक आई थी x इक्वल्स टू 7y माइनस 42 और एक आई थी अपनी y इक्वल्स टू 3y 3y प्लस 6। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। ठीक है, यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे कम से कम 2 3। जैसे आपने रखा, अगर आपने रखा x 0 तो y आ जाएगा 6। ठीक है, आपने अगर रखा y 0 तो x आएगा माइनस 42, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। पर वो वैल्यू ना लेते हुए कोई और वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि आपने रखा, अगर मान लो y इक्वल टू रखा आपने यहाँ पे 4 रखा। ठीक है, तो अगर आपने रखा y 4 तो x कितना आ जाएगा? तो सर x आना चाहिए यहाँ पे, हम देखेंगे 7 4 28, वो भी माइनस में ही आएगा। या तो कोई बड़ी वैल्यू लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया 7 ताकि आपको आंसर थोड़ा पॉजिटिव मिले। अगर आपने 7 लिया मान लो तो 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6, राइट। 49 माइनस 42 हो जाएगा कितना? 49 माइनस 42 सर 7 होगा, सो सॉरी, है ना, तो 7। अब कुछ लोग बोलेंगे सर x तो आफ्ताब की एज है, तो आफ्ताब 7 साल का कैसे हो सकता है? अरे भैया मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज रख रहे हैं ना हम, तो वो तो हम कर सकते हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, इसलिए आप यहाँ पे 2 3 वैल्यूज लेंगे। जैसे कि एक जो हमारा आंसर आया वो वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कितना आया? तो सर उसमें अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ वापस जाके, तो उसमें आया था हमारे पास 12 और कितना, 12 और 42। तो आप वो भी ले सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y लिया आपने 12 और ये आया था 42। अब यहाँ पे देखो इतनी बड़ी वैल्यू आपको ग्राफ पे बनानी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत आएगी। 42 बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस, मान लो आपने यहाँ पे देखा x और y की वैल्यू। अब आपने रखा y को 0 तो x आया 6, आपने रखा x को 0 तो y आएगा प्रोबेबली -2। ठीक है, एक जो हमारा सॉल्यूशन था उसको अगर रखोगे तो x अगर 42 है तो y आ जाएगा आपका 12। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना के इसको खत्म कर सकते हैं। पर लेकिन एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो यही ध्यान रखा जाता है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना दिया जाए जिसका बहुत वियर्ड सा ग्राफ बने। ठीक है, उस केस में कोशिश यही की जाती है कि ऐसा ग्राफ दिया जाए जिसमें कि वैल्यूज आपकी जो हो वो आसपास की हो, ज़्यादा दूर की ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसा अगर आपको ध्यान हो, हमने 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें सारी वैल्यूज, एक y की वैल्यू मैक्सिमम 6 गई थी, x की वैल्यू मैक्सिमम 4 गई थी, माइनस में -1 तक गई थी या -2 3 तक गई थी, और नीचे भी -1 -2 तक ही गई थी। तो इस तरीके की वैल्यूज आपको मिलती है जहाँ से आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। ठीक है, ये खाली प्रैक्टिस के लिए था और दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था। चलो यहाँ पे देखो, अब कह रहा है इन एग्जांपल 6 में यहाँ पे अपन को दिया है एक वर्ड प्रॉब्लम, इसको पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपन आंसर बताएंगे, है ना। चलो सवाल क्या है भैया कि एक शॉप में 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट आपको दी है 9 रुपए, 4 पेंसिल और 6 इरेजर दी है कि 18 रुपए, आपको हर एक की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, क्या करोगे? पेंसिल को मान लेंगे x, इरेजर को मान लेंगे y। इतना कार्य तो हमें करना ही है, तो पेंसिल को मान लिया x, इरेजर को मान लिया y, और उसके बाद फिर हमने इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, और आराम से इक्वेशन बनाएंगे हम। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी सर? 2x + 3y = 9। दूसरी वाली भी ऐसी बन जाएगी, 4 पेंसिल हैं तो 4x + 6y = 18। चलिए गुड टू गो है जी, है ना। अब थोड़ा सा अपना यहाँ पे वो नॉलेज काम आना चाहिए जो अपन ने पिछले में सीखा है कि इक्वेशन देख के हम थोड़ा सा एवेल्युएट कर सके कि क्या इसका सॉल्यूशन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये नहीं कि वो फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है तो वहीं एप्लीकेबल है, वो पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे भी आप उसको अप्लाई करेंगे। अब देख के बताओ थोड़ा सोच के कि क्या इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा, बहुत सारे आएंगे, नहीं आएगा, कौन सी वाली सिनेरियो बनेगी, चलो बताओ मुझे। चलिए, तो अगर मैं अपने पिछले सेशन के ज्ञान का इस्तेमाल करूं और मैं यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को मतलब ऐसे ही देखते कंपेयर करूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भैया A1/A2 आएगा 1/2, है ना, जो कि बराबर होगा B1/B2 के। ठीक है, और वो भी बराबर होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C1/C2 के। और अगर तीनों का रेशियो बराबर आता है तो हमें यहाँ पे कैसी सिचुएशन मिलती है? तो सर ये होती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन। और अगर
इन दोनों इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले सॉल्यूशन की यहाँ बात हो रही है। तो कुल मिला के ऐसे सिनेरियो में आपका जो आंसर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो कभी भी एक यूनिक वैल्यू नहीं हो सकता। मतलब इस समस्या का दी गई जानकारी के हिसाब से तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो सर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम पूरी मेहनत करेंगे और फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली अगर वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो वो ऐसे ही क्वेश्चन के आते हैं जहां पे कि आपको सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन एज अ जागरूक नागरिक, एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले ही इक्वेशन बनाते ही चेक कर ले कि कौन सा सेटअप हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इनको सॉल्व करने की चेष्टा तो करेंगे। एक बार देखेंगे सॉल्व कैसे हो सकते हैं अगर ये होंगे भी तो यहाँ देखिए हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। एक बनी 2x + 3y = 9, दूसरी बनी 4x + 6y = 18। क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक को पकड़ के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हमने जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी उसको यहाँ पे हमने कंसिडर किया। वहाँ पे हमने 9 के पास पहले 3y को भेजा, तो वो हो जाएगा 9 - 3y = 2x, है ना, क्योंकि इस तरफ और कुछ बचेगा नहीं, केवल एक 2x बचेगा। तो वो हो जाएगा 2x = 9 - 3y। उसके बाद अगला कार्य हम ये करेंगे, क्योंकि हमें अकेला चाहिए x, तो x = 9 - 3y/2 के रूप में अपना एक वैल्यू निकालेंगे x का। अब क्या करेंगे, अब इसको मेथड के नाम के हिसाब से ही कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट। तो हमारी जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें x की जगह, तो वैसे इक्वेशन थी 4x प्लस कितना सर, प्लस नहीं 4x, हाँ 4x + 6y = 18 थी। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली 4 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं उसको ब्रैकेट में लिखूं तो वो हो जाएगी 9 - 3y/2, जिसको अपन अगर बोलचाल की गणित में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि 4 × 9 - 3y, मतलब ऊपर ही एडजस्ट हो गया, नीचे डिवाइड बाय 2, प्लस 6y = 18, तो वैसे ही रहेंगे, उनके लिए अभी कुछ खास कार्य है नहीं। अब वहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो आपको कितना मिलेगा, तो सर हमको मिलेगा वहाँ पे 4 और 2 कैंसिल करके 2। तो हमारे अगले स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 × 9 - 3y + 6y = 18। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा कि 18 - 6y + 6y = 18, -6y + 6y आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 18 - 6y + 6y = यहाँ पे भी 18 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कैंसिल देखोगे तो 6y से 6y कैंसिल, रिजल्ट आपके पास क्या बचा कि 18 के बराबर है। मतलब हमारे दोनों वेरिएबल ही क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और इसका मतलब है कि हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब आंसर नहीं निकाल पाएंगे उसका इसलिए है कि आंसर इतने सारे हैं कि कोई एक को चूज कर पाना मुश्किल है, ये वो वाला सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको आइडियली इक्वेशन बनाते ही समझ में आ जाता कि कौन सा वाला सिचुएशन यहाँ पे आपके समक्ष आने वाला है। अब यहाँ देखो यही लिखा है कि ये स्टेटमेंट जो आया हमारा, कौन सा स्टेटमेंट, कि 18 = 18 होता है, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ट्रू है, चाहे आप वैल्यू y की कोई भी ले लो। सेम हैपन्स विथ x, कि ये कैसा भी हो ये सही होगा जब आप x की कोई भी वैल्यू भी ले लोगे तब भी, क्योंकि दोनों है ही नहीं वहां पे, तो कुछ भी वैल्यू लेने से इस स्टेटमेंट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे बात क्या बनेगी कि आपका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है इन दो इक्वेशंस का, बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं और किसी एक को पिक करवाना हमारे लिए असंभव है। इसीलिए हम नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, क्योंकि जो जानकारी हमें दी गई थी उसके हिसाब से तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसी एक को पिक कर पाना हमारे लिए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, लिमिटेशंस है यहाँ पे जानकारी की। चलिए दूसरा यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 7, आपको सीधे सीधे दो इक्वेशन दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दी किसकी इक्वेशन भैया, दो रेल की दी है। ठीक है, अब ये जो दो रेल लाइंस हैं उनकी इक्वेशन आपको दी गई है कि वो इस तरीके से कुछ हैं, यहाँ पे आपको दी गई है। दोनों इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ एज अ जागरूक नागरिक इक्वेशन को चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने लिखा भैया a1/a2, अपने दिमाग में कैलकुलेट किया तो हमारे हिसाब से वो आ रहा है 1/2। फिर हमने यहाँ पे देखा b1/b2, उसको भी अपने माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करी
तो वहाँ भी हमें दिख रहा है कि भैया 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं श्योरली कह सकता हूँ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। लेकिन मेरा जो इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट कब होता है, जब मैं C1/C2 की बात करूँगा। और यहाँ पे C1/C2 की जो वैल्यू है वो है -4 -12, कैंसल होके होगा 1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू द प्रीवियस 2। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस की सिचुएशन, है ना। पर ये जो हमने बातें कही ये हमें कहाँ से मिली, तो सर ये तो हमें हमारे पिछले वाले टॉपिक से मिली है। पर अगर मैं इसको अपनी पूरी तब जिद के साथ हट के साथ सॉल्व करना चाहूँ कि नहीं मुझे तो सॉल्व ही करना है, तो क्या हो जाएगी मेरी अप्रोच। सर सबसे पहले यहाँ पे हम x को अकेला कर लेंगे, तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 4 - 2y। ये हमने पहली इक्वेशन से लेके आया। और सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास है 2 × x की जगह पे वैल्यू आ गई 4 - 2y -12, 4 - 2y + 4y -12 इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, x की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8 - 4y + 4y इज -12 इक्वल टू 0। अब जितना गणित तो मुझे आता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, -4y + 4y आपस में हो जाएंगे कैंसिल और 8 - 12 आ जाएगा मेरे पास एज अ रिजल्ट। 8 - 12 इक्वल टू 0। अब अगर मैं 1 - 12 करूँ भी तो मेरे पास आएगा -4 और स्टेटमेंट के हिसाब से वो होना चाहिए इक्वल टू 0। पर -4 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो मतलब ये क्या है, ये एक फॉल्स सिचुएशन है, मतलब कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। अब हमने मैथमेटिकली चेक किया तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर गड़बड़ यहाँ पे गलती क्या है, गलती यहाँ पे ये है कि हम उस समस्या का इलाज ढूंढ रहे हैं जिसका इलाज है ही नहीं। मतलब हम वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम कुल मिला के गलत पाथ पे ही चल रहे हैं। ठीक है, फॉल्स आ रहा है रिजल्ट में, मतलब आपका जो इक्वेशन है उसमें दोनों वेरिएबल चले गए और जो लास्ट में बचा वो बात झूठी साबित हो रही है। तो उस केस में आप क्या कहते हो भैया, फॉल्स कहते हो, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों वेरिएबल चले गए थे, लेकिन जो एंड में जानकारी बची थी, जो स्टेटमेंट बचा था, कम से कम वो सही था। तो वहां पे आप क्या कहते हो कि भैया देखो दोनों का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे क्योंकि बहुत सारे हैं, कोई एक चुनना मुश्किल है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड का जो रिजल्ट है वो भी गलत आ रहा है, तो मतलब पूरा मामला ही गड़बड़ है। सॉल्यूशन निकालना इस बीमारी का या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा असंभव है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप आगे देखेंगे तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y टू गेट, जो मैंने किया था कि x इक्वल टू 4 - 2y कर दिया, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट किया, एंड रिजल्ट आया मेरा -4 इक्वल टू 0 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब पूरी प्रॉब्लम में ही गड़बड़ है, तो मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। मतलब दोनों के इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का कंबाइंड या कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो वो नहीं मिल पाया। दैट मीन्स कि जो दो रेल हैं जो कि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उनमें कोई मिलने की राह नहीं बनेगी और वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। रेल लाइंस आपस में कैसी रह जाएंगी जीवन भर, पैरेलल। चलिए ऑल गुड टू गो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, बड़े आसानी से हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा सा और शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की प्रथा को। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दो क्वेश्चन का सवाल का डिफरेंस समझ में आया। सवाल में डिफरेंस क्या था, सवाल में डिफरेंस बहुत सिंपल था, दोनों ही क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, लेकिन एक में क्योंकि एंड रिजल्ट सही था, मतलब जो लास्ट में बचा वो रिजल्ट जो आया वो सही था, तो हमने क्या बोला कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, हमारे लिए कोई एक पिक कर पाना असंभव है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, हमारा जो एंड रिजल्ट आया वो भी गड़बड़ आया, तो मतलब पूरा जो प्रोसेस था वही गड़बड़ था, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला सेटअप बनेगा। चलो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कह रहा है x + y इक्वल टू 14, दूसरी है x - y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे सबसे पहले, सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन टू गिवन दैट, आपने सबसे पहले क्या किया, इनको 1 और 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा कि भैया x - 4 इज इक्वल्स टू y।
ये क्या किया आपने, -1 को माइनस वाई को वहां भेजा, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि x इक्वल्स टू, जो भी आप करना चाहें, दोनों ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, x इक्वल्स टू वाई प्लस या 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट में लिखूंगा यहाँ पे कि भैया सब्स्टिट्यूटिंग, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, टू इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में जा रहा हूं, किसकी, सब्स्टिट्यूट करने वैल्यू x की। तो जो इक्वेशन 1 में x था उसकी जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सॉल्व करूं अगर, तो 4 प्लस वाई, ये आ गया x की जगह पे, और इसके बाद जो y था वो एज इट इज रहेगा, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब बेसिक गणित क्या कहता है, तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, 14 में से 4 आप कर देंगे माइनस, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y मिलेगा आपको 10 के बराबर, तो y मिलेगा आपको किसके बराबर, 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 के बराबर। ठीक है, क्या हमारा काम यहाँ पे समाप्त होता है, बिल्कुल नहीं सर, इसके बाद हमें x की वैल्यू भी पता लगानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x, अब हम क्या कर रहे हैं, y, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन 3 में वैल्यू ऑफ y रखनी है। तो जब आपने रखा वहां पे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 5, यानी आपके x की वैल्यू मिलेगी आपको 5 और 4 9 के बराबर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा भैया, यहाँ पे आप कहोगे तो x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 5, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 और 5। चलिए, आप चाहें तो लास्ट में एक बढ़िया सा ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5। चलिए बक्सा बना दीजिए, एक बंद कर दीजिए बक्सा, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए कि क्या मामला है ना, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया पहले क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब जो भी आपको ठीक लगे, जिस भी इक्वेशन में आप रखना चाहें, तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कि भैया पहली वाली से इक्वेशन आ जाएगा इजीली, तो फ्रॉम 1 वी गेट, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है सब्स्टिट्यूट। तो आपने लिखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे भैया, s की वैल्यू रखने पे, तो सर s है यहाँ पे आप देखोगे तो 3 प्लस टी, तो आपने लिखा यहाँ पे 3 प्लस टी, उसके नीचे एक और 3 है, डिवाइड बाय 3, ठीक है, प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 की यहीं से एलसीएम ले लो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा भैया कि 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, नीचे 6 आएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जैसे आपने किया, क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उतनी आपको स्वतंत्रता दी जाती है हमेशा। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, 3 से 3 गया तो 1, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा एलसीएम, तो 2t प्लस 3t होल डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। जैसे भी आपको ठीक लगे आप कोई भी अप्रोच यहाँ पे अपना सकते हैं। 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, तो 5t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 1, 5t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5। तो t की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे करना पड़ेगा 5t इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6, एंड t निकालने के लिए 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो साइड चेंज करके डिवीजन में आ जाएगा। पहले डिवीजन में था, अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया कौन, 6, और जो 5 पहले मल्टीप्लिकेशन में था वो अब काय में आ गया, वो अब आ गया डिवीजन में, क्योंकि साइड चेंज हुई तो रोल भी चेंज हो जाता है। 5 से 5 कैंसिल, तो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू आया 6। अब इसको मैं रखूंगा इस वाली इक्वेशन में, जिसको हमने कहा था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3,
तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3, जो कि हम पहले लिखना भूल गए थे, तो अब लिख दो। तो अब यहाँ पे कहोगे फ्रॉम 3 वी गेट कितना सर, वी गेट s इज इक्वल्स टू 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा आंसर आया कि s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6। s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6 करेक्ट है। क्या ये इकलौता आंसर है, इकलौता तरीका है? नहीं, मैंने आपको बताया एक और अप्रोच आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ खास फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि भैया देखो आप कितना भी चेंज कर लोगे तो ज़्यादा अप्रोच में चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t/6 हो जाएगा। तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, कुल मिला के आंसर सेम ही आएगा, है ना। गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं भैया। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। थर्ड वाला माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे भले ही मैं सॉल्यूशन निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ, पर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में क्या आना चाहिए कि रेशियो एक बार चेक कर लूँ हर क्वेश्चन में। कुछ में आपको पहले ही दिख जाएगा भैया रेशियो लगे, कुछ में आपको हल्का डाउट जाएगा, तो पहले चेक कर लेना अपने माइंड में, लिख के करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैं रेशियो निकालूंगा ये मैं माइंड में निकालूंगा, है ना अपने। तो यहाँ पे लिखा मैंने MIND, मतलब ये दिमाग में करना है, ठीक है। तो 3/9 आया, दैट इज A1/A2 विच इज 1/3 विच इज इक्वल टू y में अगर आप देखोगे तो -1/-3, वहाँ भी कैंसिल होके 1/3। लास्ट में है 3/9, वो भी अगर लिखोगे तो -3/-9, सब कुछ कैंसिल होके अगर आप देखोगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 सबका रेशियो आपस में बराबर आया। मतलब यहाँ पे मामला कैसा है सर, मामला है यहाँ पे आपके कौन से वाले का सर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, पर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके बताना है, ऐसे नहीं करना है। तो मैं इसको नहीं लिख के आऊँगा, मैं उसको केवल अपने माइंड में करके वहीं पे छोड़ दूंगा। चलिए अब आगे अगर अपन बढ़ेंगे, क्या कहता है मेथड सर, मेथड कहता है किसी एक को उठाओ और वहाँ पे किसी एक वेरिएबल को अकेला करो। तो आपने लिखा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे y को अकेला करना आसान है, तो आपने लिखा 3x -3 आ जाएगा इस तरफ होगा तो, और y अगर साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे सब्स्टिट्यूट। अब तो लिखा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, इन इक्वेशन 2 वी गेट। देखो ऐसे एक दो लाइन अंग्रेजी की लिखना आपके टीचर को भी बहुत ऐसा अच्छा फील करवाता है कि अरे वाह स्टूडेंट ने कितने प्यार से ऐसे पोएटिक वे में आंसर लिख के दिया कि भैया सॉल्व किया, आगे क्या कर रहा है वो भी पहले से बता दिया, टीचर को एक अंदेशा हो गया और इजीली वो अपने आगे चेक करते गए, ठीक है। जब आपने इक्वेशन 2 में रखा y की वैल्यू तो 9x एज इट इज, ठीक है, -3 एज इट इज, और y के अंदर आ जाएगा वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3x -3, राइट, ऐसा ही होगा ना, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9x -9x हो जाएगा, क्योंकि -3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो दे देगा -9, -3 और -3 दोनों मल्टीप्लाई आपस में होकर दे देंगे +9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जो गणित का ज्ञान हमारा है वो कहता है कि 9x से 9x कैंसिल, आपके पास एंड रिजल्ट बचेगा 9 इक्वल्स टू 9। अब ये जो स्टेटमेंट आया, ये जो एंड रिजल्ट आया है, तो आप कहोगे अबव स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, स्टेटमेंट वुड बी ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x and y, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ y and x, हेंस एनी वैल्यू मतलब कोई सी भी ले लो x और y की वैल्यू, हेंस इक्वेशन हैज, हेंस द पेयर हैज, जो भी आप लिखे, पेयर हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो उनमें से किसी एक को पिक कर पाना हमारे लिए तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए और गुड टू गो। तो यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्या हुआ, थर्ड वाले केस में आपको मिला जो इक्वेशन आई उसमें क्या बोला भैया आपने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीन यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो। ये हमने माइंड में किया है, इसको हमें एग्जाम में नहीं करना है, इसको हमें अपने माइंड में देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए देन
इसका फोर्थ पार्ट है, देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में देखो डेसिमल्स है, तो अगर इसको ग्राफिकली करने जाते हैं बहुत दिक्कत आती है, पर अभी जब हम करेंगे तो प्रोबेबली बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो देखो जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे, भले ही थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वैल्यू थोड़ी सी अजीब आ रही है पर कोई बात नहीं। पहला कार्य हम क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1 और 2, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। किसी एक को पकड़ लो तो आप बोलोगे भैया फ्रॉम 1। अब यहाँ देखना, जब मैं ये लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मैं इनका रेशियो भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 0.2 0.4 हो जाएगा 1/2 और ये 3/5 मतलब ना हो पा रहा, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम 1 वी गेट कि भैया 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भैया पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी। वो भी अप्रोच ठीक है, उससे भी आंसर वही आएगा जो अभी आ रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको वहाँ पे 2 स्टेप और करने पड़ेंगे और कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मिलेगा आपको x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय वॉट, डिवाइड बाय 0.2। इतना क्लियर है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, अब हम आगे बोलेंगे यहाँ पे कि भैया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब जो लिखा है वो करना है भैया, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, आगे एक 0.4 लिखा हुआ है तो वो लिखा रहेगा, ठीक है। x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.3 माइनस 0.3y। अब अगर देखेंगे वैल्यू तो थोड़ी खतरनाक लग सकती है पर एक्चुअली है नहीं। और नीचे आ जाएगा, नीचे 0.2 यहाँ पे है, उसके बाद सामने क्या है प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 2.3। चलिए अब यहाँ देखिएगा 0.4 0.2 एक दूसरे से आपस में कैसे हैं भैया, जान पहचान है उनकी, तो कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको माइंड में 2 और 4 लेके भी कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो भी वही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.2, है ना, क्योंकि 2 2 हो जाएगा 0.2, केवल 2 मिलेगा। सर केवल 2 मिलेगा बिकॉज डेसिमल थे, डेसिमल कैंसिल, 0.2 नहीं मिलेगा, सो सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 से आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1.3 इंटू 2 किया आपने तो आपको मिलेगा 2.6 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब मेरा काम क्या होता है सर, मेरा काम यहाँ पे ये हो जाता है कि मैं 2.6 को वहाँ भेजूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा 0.1y, क्योंकि 0.6 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस के साथ है तो वो बड़ी वैल्यू है, 0.5 छोटी वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 2.3 माइनस 2.6, तो माइनस ऑफ 0.1y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.3, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 2.6 है ना, तो ये हो गया 0.3, 6 में से 3 गया 3। y की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0.3, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.3 होल डिवाइड बाय माइनस ऑफ 0.1, माइनस से माइनस गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर आया आपका y इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को आप रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में और आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भैया फ्रॉम 3 वी गेट, फ्रॉम 3 क्या मिलेगा हमें भैया, फ्रॉम 3 वी गेट, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आप रखो यहाँ पे y की वैल्यू 3, तो 0.3 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 0.9, 0.9 1.3 से माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 0.4, 0.4 डिवाइड बाय 0.2 करोगे तो आपको x मिलेगा कितना, x मिलेगा आपको 2। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ इधर पे अपनी स्पेस बना के, ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, वरना बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो कि लाजमी होता भी है। तो x इक्वल टू लिखा आपने 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, ये होगा जी। तो चलिए x इक्वल्स टू आया 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 0.4 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 0.2 गिव्स यू x इक्वल्स टू 2।
तो चलिए आपका x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 3, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। गुड टू गो है? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। देखो इक्वेशन देख के अगर घबराओगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। टेक इट इजी, जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करते हो। अब देखो रूट वाली इक्वेशन आ गई है, बहुत लोग बोलेंगे सर रूट वाली कैसे सॉल्व होगी, तो जैसे नॉर्मली आप करते आए हो बाकी सबको वैसे ही करना है। यहाँ देखो आपने किसको ले लिया, किसी भी एक को ले लिया, तो आपने कहा फ्रॉम 1 वी गेट। अब हम बहुत देर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को कर रहे हैं, तो अब की बार y के लिए कर लेते हैं, बात बराबर ही है। तो आपने लिखा 3y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 2x, राइट? यही होगा जी सर। तो माइनस ऑफ रूट 2x हो जाएगा क्योंकि वो अकेला है वहां पे, है ना। और y वुड बी इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो फाइनल वैल्यू, तो हो जाएगी माइनस ऑफ रूट 2 अपॉन 3x। ये आ गई y की वैल्यू। इसको हम क्या कर सकते हैं सर, इसको हम रख सकते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करना चाहें तो 1 एंड 2 हम हमेशा लिखते हैं नंबर्स। अब आप यहाँ पे लिखोगे भैया कि फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, y इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा इक्वेशन 2 को ही करना है, इक्वेशन 1 को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, वो आप उसमें स्वतंत्र हैं। बस जो भी करिएगा ठीक से करिएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट 3x, क्योंकि आपने y को सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस रूट 8, और y की वैल्यू है आपने देखा रूट 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे अब अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा भैया सर, रूट 2 और रूट 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आपने लिखा रूट 3x माइनस रूट 8 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 2, है ना। क्यों भैया सर, रूट 8 था, y की वैल्यू आ रही है रूट 2, और यहाँ पे x भी तो है, सॉरी मैं x लिखना तो भूल ही गया था। वही मैं सोचूं एक वेरिएबल कहाँ गया, तो वो x था जो मैं लिखना भूल गया था, x इक्वल्स टू 0। चलिए तो यहाँ पे आपने लिखा, देखो अंदर आ जाएगा 8 दूनी 8 और 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन अलाउड होता है। 16 का जब आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना सर, 16 का जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो 4/3x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो रूट 3x इज इक्वल्स टू 4/3x हो जाना चाहिए, माइनस की जगह वहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 3√3, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो जाएगा अपॉन 4x इज इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ मामला बन रहा है। और अगर दोनों तरफ x है तो उनको हम अगर कैंसल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी विचित्र बनी है। एक बार फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तो ये माइनस रूट 2 गया, ये डिवाइड बाय 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस ऑफ रूट 2 है, तो ये जो अच्छा ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये माइनस ऑफ रूट 2 था, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। रूट 8 और रूट 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो जाएंगे भाई साहब माइनस ऑफ 4, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन माइनस 4x। यूजुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सिनेरियो तक अगर पहुँचोगे, जो सबसे पहली चीज़ होगी वो क्या होगी, वो ये होगी भैया कि यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाता है। और गणित का एक नियम है, अगर दोनों तरफ आपने कोई वेरिएबल कैंसिल किया है ठीक है, दोनों तरफ आपने अगर कोई वेरिएबल कैंसिल किया है तो आप बोलोगे यहाँ पे कि भैया x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक यूनिक केस था जहाँ पे आपको अगर आप सॉल्व करने जा रहे थे तो एक पॉइंट पे आकर थोड़ा सा आप कहते थे स्टक हो जा रहे थे, और वहीं पे आपको देखने को मिला कि दोनों तरफ से x और x वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब x की वैल्यू हो 0, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे भी रखूंगा तो देयरफॉर y वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से हम रूल को समझते हैं। तो एट सम पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टक हो रहे थे, हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये देखा भैया कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं है ना। तो सॉल्व करने पे जब आप यहाँ पे आए तो दोनों तरफ आपने देखा कि x वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम कैंसल आउट अगर करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे एक हिडन आप कह सकते हो मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दोनों तरफ सेम वेरिएबल है और वो कैंसल आउट हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि उस वेरिएबल की एक वैल्यू है 0, क्योंकि वो जो इक्वेशन है वो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो सेटिस्फाई होगी।
इसीलिए यहाँ पे आपका एक आंसर आया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन ओरिजिन पे कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, टच होगी, क्रॉस होगी एक दूसरे से, ठीक है। और ये हम श्योरिटी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रेशियो चेक करूं तो रेशियो भी हमारा नहीं बन रहा है ना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। और इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें कांस्टेंट जो वैल्यू थी उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। चलिए 3x/2 अपॉन x/3, 5y/3 अपॉन y/2। चलो इसको जरा देख लेते हैं, इक्वल्स टू -2 एंड 6। सबसे पहली बात, इसको हम बोलेंगे भैया 1, इसको हम बोलेंगे 2, किसी एक को हम यहाँ पे अगर लेके चलें तो फ्रॉम 1 वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो सर हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो 3x/2 वुड बी इक्वल टू कितना, वुड बी इक्वल टू -2 प्लस 5y/3, क्योंकि -5y/3 था लेकिन साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और जो x होगा वो हो जाएगा, अगर आप देखो अकेले करना चाहोगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 2/3। अब ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्डर में तो 5y/3 -2, ऐसा हमारा यहाँ पे सेटअप बनेगा। और इंटेंशनली मैं यहाँ पे 2/3 को अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में पता ही है कहीं ना कुछ कैंसिल हो ही जाना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, ठीक है, बात कुछ वैसी है। तो यहाँ पे देखो आप, अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में कि x/3, तो अब x की वैल्यू हमने निकाली है, तो मैं x/3 को पता है कैसे लिखूंगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। x को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप देखोगे 1/3 इंटू एक्स था हमारी इक्वेशन में, है ना। व्हाट इज x/3, 1/3 इंटू एक्स। अब x क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं यहाँ से x हटा के वो वैल्यू को लिख दूंगा जो मुझे मिली है, दैट इज 2/3। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सब ब्रैकेट में आ जाएगा, अगर आप देखोगे 5y/3 माइनस, इसको भी अगर मैं फ्रैक्शन का रूप देना चाहूं तो 2/1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक बार दोबारा देखना, पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, जहां पे सबसे पहले 5/3 को उस तरफ भेजा तो माइनस का हो गया, प्लस उसके बाद फिर हमने 3/2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरफ भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और अगर मैं उसको सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो मैंने x/3 को पहले ब्रेक किया, कैसे, तो x/3 को हमने ब्रेक किया एज 1/3 इंटू एक्स, इट इज द सेम थिंग, राइट। खाली लिखने का तरीका अलग हो जाता है बहुत बार। फिर उसमें से हमें क्या माइनस करना है सर, उसमें से हमें प्लस करना है y/2, तो इसमें आप करोगे प्लस y/2, है ना। और जब आप y/2 प्लस कर रहे हो और यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है आपको 13/6। अब अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2/9, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा, अपॉन 5y/3 माइनस 2/1 प्लस y/2, ये अभी ऐसे ही चलेगा फिलहाल के लिए, तो इक्वल्स टू 13/6। स्लोली वन स्टेप एट ए टाइम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10y माइनस 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे हो जाएगा -2 2 ज़ा 4/9, ठीक है, प्लस y/2। इसको अगर हम लिखें जैसे पैटर्न में हम लिख रहे हैं वैसे ही, तो y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब जितना गणित हमको आता है, जो y वाली टर्म्स है वो एक तरफ रहेंगे और नंबर्स उस तरफ हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास बचा 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 प्लस 4/9, माइनस का यहाँ पे आ गया प्लस 4/9। चलिए अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 27 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 54, है ना। और 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो सर 6 और 9 का वैसे होना चाहिए 18। तो यहाँ करेंगे हम इंटू कितना 2 और यहाँ करेंगे इंटू 27 टू गेट द एलसीएम, यहाँ करेंगे इंटू 3 और यहाँ करेंगे इंटू 2। चलिए अब यहाँ देखिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20y, ठीक है, प्लस y यहाँ पे हो जाएगा 27y होल डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा सर, दोनों का एलसीएम 27 और 2 का, तो वो हो जाएगा 54, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वल्स टू अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 13 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 13 3 ज़ा हो जाएगा 39 प्लस 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 होल डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 18। अब अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए हम यहीं पे एक
लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एटलीस्ट y की वैल्यू हम यही निकाल दें, फिर x की भले ही हम बाद में नेक्स्ट पेज पे निकाल देंगे। तो ऊपर आ जाएगा, देखो 20 + 27 वुड बी 47y होल डिवाइड बाय 54 इज इक्वल टू, यहाँ पे 39 + 8 करोगे तो 8 और 9 17, तो ये भी हो जाएगा भैया देखोगे 47 अपॉन यहाँ हो जाएगा 18। तो y की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक जो चीज़ होगी वो क्या होगी, तो सर 47/18 है इस तरफ, 54 जो नीचे था वो साइड चेंज करेगा तो ऊपर आ जाएगा, और 47 जो ऊपर था वो साइड चेंज करेगा तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ें होंगी कैंसिल, जैसे 47 से 47 कैंसिल, 18 के टेबल में आता है 54 तो वो भी कैंसिल, 18 1 जा कितने जाओगे यहाँ पे सर 18 2 जा की 3 जा, 18 3 जा, तो y इक्वल्स टू आ रहा है 3। अब इसको हम रख देंगे किसमें, किसी भी एक में रख दो। मान लो अगर आपने यहाँ पे रखा थर्ड वाली इक्वेशन में, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, फ्रॉम 3 वी गेट, फ्रॉम 3 वी गेट। अब देखना क्या मिलेगा हमें भैया थर्ड वाली इक्वेशन से, तो सर हमें मिलेगा यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू 2/3 कितना था 5y/3 था ना, तो y की वैल्यू है 3, तो 5 × 3/3, y की जगह रखा हमने 3, है ना, तो 5y/3 था, y की वैल्यू खुद की 3 है तो y की जगह पे आ गया 3, माइनस किया आपने 2। तो चलिए सबसे पहले जो आपको दिखा वो है भैया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर अपन कंटिन्यू करें यहाँ पे तो अपन को मिलेगा x इक्वल्स टू 2/3, बचा अंदर कितना, तो एक 5 बचा और एक 2 बचा, तो 5 - 2 यहाँ भी हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू 2/3 × 3। अब यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आया आपका 2। तो कुल मिला के इतनी मेहनत का जो फल मिला वो हमें कुछ यूँ मिला कि x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू है 3। ये सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए यहाँ पे इस इक्वेशन का मिला। अब यहाँ पे हमने क्या किए, बहुत विचित्र विचित्र से केस सॉल्व किए। पिछले वाले में देखा आपने कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ था लेकिन फ्रैक्शन में था, हमने रूट वाले भी देखे, हमने डेसिमल वाले भी देखे। तो ये सारे क्वेश्चन जिनको ग्राफ में कई बार सॉल्व करने में कठिनाई का सामना सॉल्व करना पड़ेगा इंसान को, वो इस मेथड की सहायता से ईजिली हो गए। इसके बाद एक आता है अपना एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे भी आपको इजीली चीज़ें करना सिखाई जाती हैं जो अपन अगले सेशन में तो करेंगे। अभी अपन पहले इसको खत्म करें। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3 है। 3 नंबर का सवाल अगर ये पेपर में आए तो, और ये ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ और ही वैल्यू निकालने को बोलिए। बहुत बार व्यक्ति का बोलता है अरे x और y निकाल दिया तो फिर काम अपना खत्म है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, x और y निकालने पे आपको पूरे अंक नहीं दिए जाएंगे। चलिए तो आपकी भैया गिवन क्या है यहाँ पे, तो गिवन जो है अपन को वो दिया है 2x + 3y इक्वल्स टू 11। चलिए सेकंड आपकी क्या है इक्वेशन, तो यहाँ पे आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x - 4y, अब लिखते लिखते ही मैंने रेशियो चेक कर लिया ना, रेशियो तो अलग आ रहा है, इज इक्वल्स टू -24। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि भैया फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड जो भी आप लेना चाहें, तो मैंने यहाँ पे ले ली है सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड वी गेट, सबसे पहले क्या मिलेगा भैया सर, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे हमें कि 2x इज इक्वल्स टू -24 + 4y, क्योंकि -4y था, साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं या फिर हम इसको सीधे लिखें तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4y -24/2। ठीक है, बहुत जगह पे लोग क्या बोलेंगे सर जब 2x मिली गए तो सीधे सीधे 2x को क्यों नहीं रिप्लेस करते, वो भी आप कर सकते हो, पर वो ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक तरीके से अपन क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बेटर अप्रोच रहेगा। जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों 2 से डिविजिबल है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2y - 12। ठीक है, क्योंकि ये 2 अगर आप कॉमन लोगे तो यही आएगा 2y - 12, तो वो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो मैंने वो सीधे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लेंगे भैया कि भैया फ्रॉम, ये सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे भैया सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, x ही है ना, x की वैल्यू निकालने, हाँ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1
वी गेट। आप सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा आपको, आप वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर हम अगर देखें यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो सर हमें मिलना चाहिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 2y माइनस 12, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4y और 3y आपस में ऐड हो गए 7y। एक काम करते पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उनको, क्योंकि एक स्टेप तो मैं एनीवे करना ही अगला वाला। तो 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24, वहाँ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और 11 तो है ही पॉजिटिव तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7y इक्वल्स टू 35, तो y जो मिलेगा आपको मिलेगा वो मिलेगा 35/7 विच इज इक्वल्स टू कितना, विच इज इक्वल टू 5। क्या अकेले y की वैल्यू निकालने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं सर, हमारा काम तब होगा जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नाउ m इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी फ्रॉम कौन सा वाला भाई, इसको नाम तो दे दो। तो ये भैया अपनी थर्ड इक्वेशन है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि फ्रॉम 3 वी गेट, फ्रॉम 3 वी गेट कितना, वी गेट सर यहाँ पे अगर हम रखेंगे एक्स वाई की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा कितना, -2 होगा कि एक बार चेक करो। तो सर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की चेष्टा करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की जगह आ गया उसकी वैल्यू दैट इज 5 माइनस 12, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 12, यानी कुल मिला के जोड़ घटा के हमारे हिसाब से x आ रहा है -2। अब जो वैल्यू आई है -2 और 5, इसको एक बार इक्वेशन में रख के देख लो, तो ये हो जाएगा 5 से 15 -4, हाँ 11 आ रहा है। इधर पे अगर मैं रखूँ तो -4 और ये -20, हाँ बिल्कुल आ रहा है -24, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंतिम पड़ाव पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे भैया एक काम करो वैल्यू तो रखो, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि पुट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5, तो वही करेंगे आप। तो यहाँ पे आप बोलेंगे भैया कितना मिला आपको, तो सर हमको यहाँ पे मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू y की जगह आ गया y की वैल्यू m इंटू -2 x की वैल्यू +3। अब बेसिक गणित है, +3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -3, तो आपने देखा 5 - 3 इक्वल्स टू -2m, 5 - 3 इज 2, तो 2 इक्वल्स टू -2m। अब डिवीजन में जाएगा तो कुल मिला के आपको m कितना मिलेगा, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1 मिलना चाहिए। कितना भैया m मिलना चाहिए, m इक्वल्स टू -1 मिलना चाहिए। वो 2 ओपन -2 है ना, वो -2 जाएगा डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में था तो कैंसल आउट करेगा, तो आपका जो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो सर वो आना चाहिए -1 सॉरी, इतना ही आया है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये 3 पार्ट में किया है हमने भैया, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। मैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से कर देते हैं ताकि हमें, ये तो बहुत पतली है भैया, अंडो करो, तुम रहो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, देन दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। देख लो लाइन थोड़ी टेढ़ी बना रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं, मेन बात है कि आपको पार्टीशन दिखनी चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड टू गो है जी, है ना। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे समाप्त किया है, सब पार्ट नहीं। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मामले को खत्म करेंगे। चलो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सर सवाल कह रहा है हमसे कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी 2 को आपको माइनस करना है, तो डिफरेंस करना है तो आप ऐसे ब्रैकेट में लगा दो यहाँ पे माइनस साइन, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है भैया अपन, बिटवीन 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, तो एक x दूसरा y, क्योंकि हमें दोनों ही नहीं पता है, ठीक है, इस 26। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं समराइज करूं तो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर यानी x मान लो यहाँ पे इज 3 टाइम्स यानी 3 इंटू अदर यानी y, ठीक है, फाइंड देम, ठीक है।
let the two numbers be x and y, और साथ ही साथ मैं आगे क्या लिख रहा हूं, such that x is greater than y, ताकि जो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे वो हमारी थोड़ी सी वो भी लगे, वैलिड लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा करने पे आपका आएगा यहाँ पे कितना, तो सर x माइनस वाई करने पे आना चाहिए 26। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वन नंबर यानी x जो है, जो कि बड़ा नंबर है, वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये हमारी सेकेंड है। अब जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो बनी ही ऐसे फॉर्म में कि आप सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधे क्या लिखूंगा बिना कुछ ज्यादा किए कि भैया फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर, वहां पे रख दिया हमने, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 मिलेगा। सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2y इक्वल्स टू 26, माइनस होने के बाद y इक्वल्स टू 26/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज किया तो डिवीजन में आ गया। 26 और 2 एक दूसरे को पहले से जानते हैं, डिवाइड होकर आंसर दे देगा y इक्वल टू 13। अब क्या y मिलने पे हमें x मिल गया, नहीं सर x अभी निकालना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे निकालेंगे भैया फ्रॉम सेकेंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, यानी मेरा जवाब कितना होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, x इक्वल्स टू होना चाहिए 39। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। सर x की वैल्यू आई कितनी, सर x की वैल्यू आई 13 और y की वैल्यू, x की वैल्यू आई 39, y की वैल्यू आई 13। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर लिखना है अंग्रेजी में कि द टू नंबर्स आर कितने, तो सर टू नंबर्स आर x, टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट आंसर होना चाहिए। एक छोटा सा स्टेटमेंट था, और अगर आप चाहें उसका आपके पास टाइम हो तो इसको ऐसे एक बॉक्स या कुछ हाईलाइटिंग सा बना के एंड करना, ताकि टीचर को डायरेक्टली आपका आंसर भी दिख जाए। ठीक है, चलिए गुड टू गो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार देखना है तो, फिर अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया सर इसमें तो एक ही जानकारी दी है कि भैया लार्जर वाला स्मॉलर वाले को एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से, दूसरा जानकारी कहाँ है, और एक से तो एक ही क्वेश्चन बनेगी ना, लेकिन वो एक स्टेटमेंट में ही दो जानकारी है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट द टू एंगल्स बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, लेट द टू एंगल्स बी व्हाट, टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। फिर से किस तरीके से होगा ये भैया, एक्स एंड वाई कैसे होंगे, तो एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई, अगेन सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स वाला एंगल वाई से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि जो एक एंगल लार्जर दूसरा स्मॉलर है, तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो पहली जो चीज आपको पढ़ते ही समझ में आई वो ये एक्सीड मतलब ज्यादा है मतलब क्या यहाँ पे होगा, प्लस होगा। तो इसका क्या मतलब है, तो भैया इसका मतलब साफ है कि आपका अगर पहला वाला एंगल x है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू दूसरे वाले एंगल से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेकंड जानकारी क्या है सर, अरे भैया सेकंड जानकारी सवाल को बहुत एकदम माइन्यूट तरीके से एक एक वर्ड को पढ़िए। द लार्जर ऑफ द टू, एक वर्ड लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या ये इन इटसेल्फ एक स्टेटमेंट नहीं है जिससे हमारा सवाल सॉल्व होगा, और हम में से बहुत लोग यही पढ़ने में चूक जाएंगे कि वो एक वर्ड लिखा है जिससे हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही आपने कहा कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल से, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। ये भी तो स्टेटमेंट है, ये भी तो एक इक्वेशन बना रहा है कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे, आपके पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2, सब्स्टिट्यूट सीधे कर दोगे आप, तो आप लिखो यहाँ पे 1, यहाँ लिखोगे 2। अब आप कहोगे भैया फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम
1 and 2, क्योंकि मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ इक्वेशन, सीधे ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं अपन कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो सर ये मिलेगा आपको y + 18, ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझने वाली बात, ये वहां जाएगा तो आपको लिखेगा y + y इक्वल्स टू 2y, 180 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2y इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस किया, कितना बचेगा भैया, सर ये बचेगा प्रोबेबली 162। एक बार चेक कर लो, y की वैल्यू आएगी 162 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 81 डिग्रीज। एंड यहीं पे हम कर देंगे हमारा अंतिम कार्य, यानी y के बाद x भी निकाल देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे भैया फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि पहले वाले में डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या, वी गेट सर x इज इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 81 जो कि y की वैल्यू है प्लस 18 डिग्रीज, दोनों को ऐड करके जवाब आएगा अगर आप देखोगे तो 99 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्योंकि एंगल है इसलिए हमने यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल किया है, मतलब वो डिग्री का निशान लगाया है। अगर कोई और नॉर्मल वैल्यू होती तो शायद हम यहाँ पे उसको ऐसा नहीं लिखते, है ना, नॉर्मल लिख देते। तो हमारा आंसर आएगा 19 और 81 डिग्रीज, ये 99 और 81 डिग्रीज, ये दो हमारे एंगल होंगे। सिंपल था सवाल, खाली यहाँ पे ट्रिक क्या थी या जो स्मार्ट वर्क क्या करना था, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो ये इन्फॉर्मेशन दिया था इसको इक्वेशन के रूप में ढालना, इतना ही कार्य हमें स्मार्टली करना था। और यहीं पे हम में से मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, पर कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप सवालों को या फिर सवाल के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना सीख पाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ये सवाल तो दुनिया के सबसे आसान सवालों में होंगे, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भाई कि let the cost of each bat, let the cost of each bat and each ball be x and y रिस्पेक्टिवली। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों मेरे वैल्यूज थी उनको ले लिया कि भैया बैट की कॉस्ट है x और बॉल की कॉस्ट है y। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल भी x एंड y रिस्पेक्टिवली। एक स्टेटमेंट से अपन ने दोनों के वेरिएबल्स को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। अब बस करना क्या है आपको, सवाल पढ़ो, 7 बैट 6 बॉल, सिंपल सा गणित, 7 बैट को हमने x लिया है प्लस 6 बॉल दोनों ली हैं आपने, जी सर बिल्कुल। तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़े, तो आपका बिल बन रहा है यहाँ पे 3800 का, ठीक है। सेकंड जो आपको दिया है वो लेटर उन्होंने क्या खरीदा, लेटर उन्होंने कहा 3 बैट्स, ठीक है, प्लस 5 बॉल्स, तो 5y, ये आपको कितने के पड़े, तो ये आपको पड़े 1750 के। अब इन दोनों को सॉल्व करना और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे नंबर दे दो, पहली बात तो सर, तो नंबर मतलब फ़ोन नंबर नहीं, नंबर मतलब इनको नंबरिंग दे दो 1 और 2। तो आपने कहा यहाँ पे फ्रॉम 2 वी गेट, कोई सा भी ले लो, ठीक है, वी गेट कितना, तो सर हमें मिलेगा यहाँ पे कि भैया 5y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये y हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे सब्स्टिट्यूशन पहली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे भैया सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा भैया हमें, जल्दी से फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सर सीधे सीधे यहाँ पे गणित लगेगी। तो आप यहाँ पे कहोगे भैया देखो 7x तो एज इट इज रहेगा, उसमें सब्स्टिट्यूट कर भी नहीं रहे हम, तो y की वैल्यू में कर रहे हैं। तो 7x, ठीक है, प्लस 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5, है ना, इज इक्वल टू कितना सर, इट इज इक्वल्स टू 3800। चलिए इज इक्वल्स टू 3800।
एक बार अपनी अगर माइंड में आप देखोगे तो रेशियो भी बराबर नहीं आ रहा, मतलब सॉल्यूशन तो आएगा, तो वो बात अच्छी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। तो 7x प्लस, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 0 0 6 5 30, तो 0 यहाँ 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 7 42 43 44 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 10, तो 10,500 माइनस 6 तिया 18x होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3800। अब अगला काम क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं अपन यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 7x इंटू 5, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भैया? तो 7x इंटू 5, एक काम करते हैं इसको अपन, हाँ, तो 7x इंटू 5, फिर है अपना यहाँ पे प्लस 10,500 प्लस 10,500, उसके बाद माइनस कितना होगा सर? माइनस अगर मुझे याद हो तो कितना है भैया? माइनस है 18x, चलिए माइनस 18x होल डिवाइड बाय कितना सर? होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3800, है ना। इतना तो होगा ही, देखो एक बार चेक कर लो फिर से। हाँ जी सर, तो ये सर 7 5 35 प्लस 10,500 माइनस 18x अपॉन 5 इक्वल्स टू 3800। 5 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शंस होंगे, तो 3 7 5 35x माइनस 18x प्लस 10,500, थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने, और 5 वहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो लिख दूंगा यहाँ पे 3800 इंटू 5। 35 में से 18 माइनस होना, प्रोबेबली जवाब मिलेगा आपको 17x, है ना। 10 15 में से 8 गया 7, बिल्कुल ठीक, प्लस 10,500, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो देखो 8 5 ज़ा 40, तो 2 0 पहले से हैं, एक 40 का आ गया, 4 ऊपर, 5 3 ज़ा 15 16 17 18 19 19,000 माइनस करने जाओगे आप तो आपको मिलेगा 17x इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10,500। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17x कितना मिलेगा? 8,500 के आसपास। एक बार खुद भी करके देख लो, 9 में से 0 जाना था लेकिन एक कैरी होगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा, तो x आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 8,500 डिवाइड बाय 17, 17 से डिविजिबल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 ज़ा 7 5 35, 5 है 3 ऊपर, 5 6 7 8, बिल्कुल है, तो x आया आपके पास 500, यानी कॉस्ट ऑफ बैट कितनी आ गई? 500 आ गई। अब यहाँ पे कहोगे कौन सी इक्वेशन में रख दे भैया हम इसको? तो सर इसको रख दीजिए यहाँ पे, आपने कहाँ किया था? ये रहा थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पे नंबर डाल दो पहली बात तो, इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? फ्रॉम 3 वी गेट, फ्रॉम 3 वी गेट क्या मिलेगा हमें? तो सर हमें मिलेगा यहाँ पे आप देखोगे तो 3 में था कि y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x, तो y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x यानी 3 इंटू 500 होल डिवाइड बाय कितना था? होल डिवाइड बाय 5, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 5, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस होने के बाद, तो 1750 माइनस करेंगे आप यहाँ पे 1500, डिवाइड बाय करना है आपको 5, कर देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो y मिलेगा आपको अगर आप देखोगे तो 250 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 50। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट लिख लो या ईच बैट लिख लो, इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी आएगी? तो सर कॉस्ट ऑफ वन बॉल होगी यहाँ पे अगर हम देखें तो ₹50, है ना। ये आया कैलकुलेशन करके? हाँ जी सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना काम अगर आपने कर लिया तो मतलब आपका सवाल यहाँ पे हो जाता है समाप्त। थोड़ा टाइम लगा, थोड़े कैलकुलेशंस थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? अब तो बड़े हो गए हो। चलिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना नॉर्मल कहते हैं ना, हम रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो वाला मामला बनेगा कि आपके जो चार्जेस है उसके दो पार्ट है, एक फिक्स चार्ज, दूसरा चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, जब दो तरीके के चार्ज हैं तो दो नाम भी होने चाहिए। तो हमने फिक्स चार्ज को मान लिया x और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड को मान लिया y।
ठीक है, तो ये हो गया अपना y। चलिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना था 10, द चार्ज पेड इज ₹105। आपने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज पे किया 105। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरे दो चार्ज हैं तो दोनों को जोड़ के 105, लेकिन आपने कहा कि भैया आपका जो चार्ज है वो 10 किलोमीटर के लिए है, तो इसको देख के तो मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है कि भैया आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो मतलब हमारी इक्वेशन में कहीं ना कहीं डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, भाई इस पे भी तो बात होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो y होगा ना, क्योंकि x तो देखो फिक्स है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, तो हमारा जो y होगा वो डिस्टेंस को ध्यान में रखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये चार्ज फॉर द डिस्टेंस है, तो अगर 10 किलोमीटर है तो 10 × y करना पड़ेगा। भाई इसमें आपने क्या किया, अब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, आपकी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है सारी कंडीशंस को। कौन कौन सी, फिक्स वाली भी और आपका जो डिस्टेंस वाला चार्ज था वो भी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसी लिहाज से कि सर आपका फिक्स है x प्लस आपने कितना ट्रैवल किया भैया 15 किलोमीटर किया, तो 15y इज इक्वल्स टू 155। ये क्लियर हुआ। बहुत लोग इसकी इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है बहुतों को, ठीक है। एक बार फिर समझना, अगर मैं पहले देखूं तो प्राइमरी फेसिया आपने कहा दो चार्ज है, प्राइमा फेसिया जो भी कहते हैं अपन x और y। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ूं तो 10 किलोमीटर के लिए मेरे से 105 रुपये लिए, लेकिन इक्वेशन को देख के मैं बता ही नहीं पाऊंगा मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मतलब इक्वेशन पूरा सेंस कैरी नहीं कर रही है, क्योंकि इक्वेशन शुड बी टेलिंग अस कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितना चार्ज देना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला देखूं, जर्नी है 15 किलोमीटर तो भी 155, तो वहां भी इक्वेशन कैसी बनेगी फिर x + y = 155। मतलब बात क्लियर है कि अगर हम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, डिस्टेंस को यहाँ पे कहीं पे नहीं बताएंगे, तो हमारी इक्वेशन करेक्ट मीनिंग कैरी नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम, क्योंकि x तो फिक्स है, कितना भी डिस्टेंस हो वो तो वही रहेगा, फिक्स है भैया वो तो फिक्स वाले को हम नहीं हिला सकते, तो हमने y के साथ डिस्टेंस को अटैच कर दिया ताकि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाए कि भैया 10 किलोमीटर के 105 लगे और 15 किलोमीटर के 155 लगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, किसी भी एक को यहाँ पे कर दोगे सब्स्टिट्यूट, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, देखो कि फ्रॉम सेकेंड, सर इसमें सेकेंड है कौन सी, तो एक मिनट बस हम लिख देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो ये है भैया अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड से आपको क्या मिलेगा, सर सेकेंड इक्वेशन से हमको मिला कि x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ईजी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, आई होप सो, ठीक है। x जो यहाँ पे मिला इसको हम रख देंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे हम रख देंगे भैया, लिखेंगे भैया सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, तो एक बार आप ध्यान से देखना भैया, हमें यहाँ पे मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 155 माइनस 15y, ये आया x की जगह, प्लस 10y, ये पहले से था पहली इक्वेशन में, इक्वल्स टू 105। अब आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों को आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो आप लिखोगे -5y, 155 को आप भेज दोगे उस तरफ तो 105 में से 155 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिलेगा -5y इज इक्वल टू -50। तो यहां से आपको एक जानकारी क्या मिलेगी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -50 अपॉन -5, तो y आ जाएगा आपका 10, है ना। y कितना आया, y आ जाएगा आपका 10, और देयरफॉर x कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन से निकालोगे x, सर यहाँ पे थर्ड वाली से, तो इसको पहले नंबर दे दो 3, तो आप बोलोगे यहाँ पे भैया फ्रॉम 3 वी गेट, क्या मिलेगा भैया, तो सर ये मिलेगा x इक्वल्स टू 155 माइनस कितना 15y, 15 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 15 × 10, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 10 हो जाएगा 150, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये क्लियर हुआ, x और y दोनों मिल गए आपको, बिल्कुल सर। अब जब दोनों मिल गए तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, हाँ जी सर आराम से कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, x और y तो आएगा सर, और क्या करना है, अरे सवाल पढ़ो भाई, लिखा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर फेयर फॉर
25 किलोमीटर वुड बी कितना, तो वुड बी 5 + 25 × 10, दैट वुड बी इक्वल टू कितना, तो सर ये हो जाएगा 255 रुपीज। 255 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। कितने भैया, 255 रुपए। किसके लिए, 25 किलोमीटर के लिए। 10 किलोमीटर के लिए 105 दिया, 15 के लिए दिया 155 और 25 के लिए दे रहे हैं आप 255। ठीक है, तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो हमने वो निकाल दिया। अब वो भी लिख देना है एक एंड में बॉक्स बना के कि देयरफॉर फिक्स चार्जेस आर 5 रुपीज, चार्जेस वो क्या, चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज एंड टोटल चार्जेस या फेयर फॉर 25 किलोमीटर वुड बी 255 रुपीज। वो रखा हमने, उसका मैच भी कर दिया। ठीक है, चलो गुड टू गो है जी। ये है हमारा 5th क्वेश्चन जो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भैया किसी भी फ्रैक्शन के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे सवाल के हिसाब से क्या दिया है कि अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, सर दोनों में ऐड कर रहे हैं तो +2 लिख देंगे। नहीं, ये तो आपने पूरे फ्रैक्शन में ऐड किया। जब आप दोनों में ऐड कर रहे हैं, सवाल के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से हम देखें तो 2 ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में और 2 ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तब जाके कहीं मेरा फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 9/11 बन जा रहा है। ठीक है, अब ये क्लियर है, बिल्कुल सर। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात, दोनों में से 2 माइनस कर दो। अरे मेरे भाई, वो हो सकता है सिंप्लीफाई होके बना हो, कैसे ही बनाओ, तो अभी हम उस पर बेट नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल चीज क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप कहोगे 11 × x + 2 = 9 × y + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म देने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो 11x + 22 = 9y + 9 × 2 = 18। अब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 11x + 4, क्योंकि 22 में से 18 होगा माइनस इस तरफ आएगा, तो = 9y। ये मुझे मेरी पहली इक्वेशन मिली। ठीक है, तो इसमें मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी, सीधे सिंपल सरल तरीके से नहीं मिली। तो सवाल थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक अच्छे लेवल का था, जहां पे आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ी, है ना। ये क्लियर है जी सर। चलिए अब इसका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमने जितना हो सकता था उतना सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का, ध्यान से अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 3 if 3 is added to both numerator and denominator then it becomes 5/6। तो अगर जो वो लॉजिक लगा रहे थे -2 वाला, तो भैया वो यहाँ लगाओगे तो फिर कुछ और ही फ्रैक्शन आएगा, तो एक ही सवाल के 2 जवाब कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए वैसे कुछ लॉजिक लगाने की आपको जरूरत नहीं है, उससे आप उल्टा और कंफ्यूज हो गए। तो इसके हिसाब से अब आप कहोगे कि भैया x + 3 और यहाँ पे नीचे जाएगा y, डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया ना, तो y + 3। अगर किसी एक में ऐड करने को बोलता तो हम एक में ऐड करते, यहाँ दोनों में बोला है इसीलिए हमने दोनों में किया। फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 5/6। क्या कहता है हमारा गणित सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे 6 × x + 3 = 5 × y + 3। सॉल्व करेंगे अपन इसको तो ये हो जाएगा, देखो 6x + 6 3 = 18 = 5y + 15। ठीक है, सॉल्व करने जाएंगे तो ये होगा 6x + 3, क्योंकि 18 में से ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, तो 6x + 3 = 5y। तो अगर मुझे यहीं पे अगर करना ही है पूरा मामला तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेप और करता हूँ यहाँ पे, तो लिखूंगा मैं 6x + 3 / 5 शुड गिव मी द वैल्यू ऑफ y। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जगह की थोड़ी कमी है, तो इन दोनों को कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, एक नए पेज पे, जहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अब वहाँ पे क्या, अरे अगला क्वेश्चन आ गया भैया, नहीं अगला क्वेश्चन नहीं, हमें तो ब्लैंक स्क्रीन चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि भैया फ्रॉम 1 and 3 ऐसे लिखो, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, कैसे भी लिखो एक ही बात है, सब चीज़ें सेम ही मीनिंग कैरी करती है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 3 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो भैया 1 and 3 से हमें मिलेगा, 1 में थे हमारे 11x + 4y + 4 = 9y। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि 11x
+4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई की जो वैल्यू मिली है मुझे, अब मैं वो रख दूंगा। तो वैल्यू मुझे क्या मिली है 6x + 3/5। यहाँ लिखा मैंने 6x + 3/5। अब जो नीचे का 5 है वो 9 से तो मल्टी कैंसिल आउट होगा नहीं, तो वो चले जाएगा दूसरी तरफ। तो 5 इंटू 11x + 4 हो जाएगा उस तरफ, और उधर 9 मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो 6 9 = 54x + 9 3 = 27। इधर भी ये 5 खड़े नहीं रहेगा, सामने वाले के एक्शन देख के ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 54 यहाँ पे हो जाएगा 55x + 20 इक्वल्स टू 54x + 27। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 55x - 54x इज इक्वल्स टू 27 - 20। तो चलिए x इज इक्वल्स टू कितना मिला, x इक्वल्स टू 7 मिला। अब इसको आप रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपने यहाँ पे रखा फ्रॉम सेकेंड वी गेट, ऐसा बोल लो है ना, क्योंकि सेकेंड नहीं, फ्रॉम 3 वी गेट क्या, सो वी गेट सर दैट 6 इंटू 7 + 3/5 इज इक्वल्स टू वाई। एक्स की जगह पे आ गया उसकी वैल्यू 7। 6 7 = 42, 42 + 3/5 इज इक्वल्स टू वाई। तो ये आपको दिखेगा 45/5 विच इज इक्वल्स टू वाई। तो देखा जाए तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे कि 9 इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज, जो बात मैंने मजाक में बोली थी वही आंसर हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में मेथड करने के मार्क्स मिलेंगे, तो पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो आपका फ्रैक्शन इज या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज कितना, तो सर 7/9। चलिए ये अपना हो गया 5th क्वेश्चन भी समाप्त। अगर आपको दोनों पार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, ये पहले पार्ट का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दूसरे पार्ट पे जाऊं तो ये दूसरे पार्ट का हो गया। दोनों पार्ट आपके स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ व्हाट, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो दो लोग हैं, जेकब और सन। 5 years ago जेकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आपको दोनों की क्या बतानी है, प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भैया कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन, ऑफ जेकब एंड हिज सन बी कितना, हिज सन बी x and y रिस्पेक्टिवली, हिज सन बी क्या, बी x and y रिस्पेक्टिवली। क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं तो दो अलग अलग एज होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, वो भी फादर एंड सन का रिश्ता है तो फिर तो बहुत ही अलग होंगे। अगर एक बार के लिए भाई बहन होते, सिबलिंग्स होते, तो शायद आसपास की जो थी बराबर भी हो सकती थी, ट्विंस होंगे तो। पर अभी क्योंकि सन एंड वो है फादर है तो अलग अलग रखनी पड़ेगी हमको। अब ये कह रहे हैं, देखो कंडीशन 1 के हिसाब से क्या कह रहे हैं। पहली कंडीशन है आपकी 5 years hence। तो आपने देखा यहाँ पे कि नाउ 5 years hence का क्या मतलब हो जाता है सर, 5 year hence का मतलब है दोनों आप 5 साल बाद की बात कर रहे हो है ना, यहाँ से 5 साल बाद। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। जेकब भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, उनके सन भी 5 साल बड़े हो जाएंगे। और साथ में क्या कनेक्शन है, द एज ऑफ जेकब, जेकब की एज 5 साल बाद वाली विल बी 3 times, 3 times मतलब 3 इंटू किस में, दैट ऑफ हिज सन। तो जो भी उनके सन की एज होगी उसका 3 times हो जाएगी जेकब की एज। तो कुछ ऐसा कनेक्शन बनना चाहिए, दैट इज x + 5 इक्वल्स टू 3 इंटू y + 5। इंपॉर्टेंट टू पुट वैल्यूज इन ब्रैकेट, अदरवाइज बहुत बार लोग केवल इसको 3y + 5 लिख देंगे और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसकी जो 5 साल बाद की एज है पूरी, उसमें 3 गुना करना है ना, उसका 3 times करना है। तो चलिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। मैं यहीं से अभी उसको थोड़ा उस फॉर्म में ला रहा हूँ कि मेरा एक वेरिएबल अकेला रहे। तो x इक्वल्स टू 3y + 15 - 5 + 5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ सॉल्व करके, तो 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो वो हो जाएगा सर 15 - 5 किया तो 10। चलिए ये हो गया पहला वाला। देन आपने कहा 5 years ago, तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर कि ऑल्सो, अब यहाँ लिख लेते अपन है ना, ऑल्सो
5 years ago, 5 साल पहले की बात अब हो रही है। तो 5 साल पहले मतलब आप दोनों में से 5 साल कम कर दोगे तो x माइनस 5 एंड y माइनस 5। 5 साल पहले क्या था, जेकब वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब फिर से कितनी बार हो जाएगा, 7 टाइम्स, टाइम मतलब मल्टीप्लीकेशन, हिज सन, तो ये हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5, ऐसा कुछ है ना। अब यहाँ पे आप करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35, माइनस 5 को आप वहाँ भेजोगे तो x इक्वल्स टू 7y माइनस 5 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, तो माइनस 35 प्लस 5 में से हो जाएगा कितना, माइनस 30, है ना। अब आप क्या करोगे, सर दो इक्वेशन मिल गई है, इनको बस सॉल्व करेंगे। इसको हम बोल देते हैं 1, इसको हम बोल देते हैं 2। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कितना मिलेगा भैया हमें, तो सर दोनों बराबर हैं, तो आप कहोगे 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30। अब इसको सॉल्व करना है और आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो सर इसको सॉल्व करना तो आसानी है, 3y को वहाँ भेज देंगे, 30 को यहाँ भेज देंगे, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि 10y है और 7y माइनस 3y हो जाएगा। साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है, ये हमें बेसिक नियम पता ही है। 30 और 10 जोड़ के हो जाएगा 40, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4y। अब 4y मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो आएगा डिवीजन में, तो y की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए सब कुछ कैंसिल होने के बाद 10। ये क्लियर हुआ। इक्वेशन फॉर्म करना सबसे मुश्किल कार्य था, जैसे हमें बोला 5 साल हेंस तो आपने 5 साल प्लस कर दिए, आपने कहा 5 years अगो यानी 5 साल पीछे जाना है, बैक जाना है, कम करना है, तो आपने माइनस कर दिए और फिर देखा कि कितने टाइम्स कौन सा था, उसके हिसाब से आपने बनाया। अब y इक्वल्स टू है 10, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे भैया कि फ्रॉम 1 या 2 जो भी आप लिखना चाहें, किसी एक से भी हो जाएगा, दोनों ही, क्योंकि ऐसी इस फॉर्म में एक इजीली हो सकता है। तो फ्रॉम 1 वी गेट x इक्वल्स टू, देखो 10 आपने देखा y की जगह पे कितना 10, तो 3 इंटू 10 यानी 30 प्लस 10, तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या कहोगे भैया, एज क्या है, तो प्रेजेंट एजेस जो है आपकी, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी आपकी 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, तो 40 ईयर्स ये हो गई x यानी जेकब की एज, एंड y यानी आपके सन की, उसके सन की एज हो गई 10 ईयर्स। ठीक है, ये उनकी दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाल दी। गुड टू गो। इक्वेशंस आपने बनाई बहुत सारी, सॉल्व भी किया, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते। लास्ट में कृपया करके आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दें ताकि आपके टीचर को दिख जाए कि आपने सही तरीके से पूरा मामला यहाँ पे खत्म किया है। डन, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। एंड विद दिस प्रोबेबली वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो भैया जो इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर क्लास 9 to 12, वो क्यों है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है? बिकॉज जो फीचर्स आप देखते हैं यहाँ पे वो शायद ही आपको कहीं और इतने अच्छे क्वालिटी से, इतने अच्छे टीचर्स के साथ मिल पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव सेशंस हैं, DPP शीट्स है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके बियॉन्ड बुक्स ऑल्सो। देन उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो और अपने एग्जामिनेशंस में आप बहुत ही बढ़िया अंकों के साथ पास हो सके। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े रहे, तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने ओपन करके रखे हैं। उसमें सबसे आसान, सबसे इजी है आपका टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं टाइम टू टाइम। देन हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिखे हैं, व्हाट्सएप एंड फॉर कॉलिंग, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके भी हमारे यहाँ पे टीम है उनसे बात कर सकते हैं, जो भी समस्या है आपकी उसको देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम उसको सॉल्व कर लेगी। ठीक है। हाँ, एक बात और है, थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सेशन को लाइक एंड वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमने अच्छे से देखा आज के सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अगले सेशन में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी तबीयत का बहुत सारा ध्यान रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट कीजिए, एंड येस, डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ हेल्थ, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।